हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सतीश एकेडमी ऑनलाइन। फ्रेंड्स, मैं आज आपके सामने फिर से प्रस्तुत हूँ। यूपी ट्रिपल एससी पैट की जो परीक्षा होने वाली है 6 और 7 सितंबर को, उसी के संदर्भ में एक अंतिम टेस्ट लेकर, जिसका नाम रखा है अंतिम प्रहार। जैसे कि आप जानते हैं कि आपकी परीक्षा 6 और 7 सितंबर को होने वाली है, तो हमने उसी परीक्षा को टारगेट करते हुए हमारा ये अंतिम टेस्ट बनाया है, जिसका हमने नाम रखा है अंतिम प्रहार। तो जो अभ्यर्थी पैट की परीक्षा देने जा रहे हैं, उन अभ्यर्थियों के लिए हमारा टेस्ट बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा और आपको एग्जाम में इससे सीधे-सीधे फ़ायदा भी होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा ना देर करते हुए अपने टेस्ट की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमने ये जो टेस्ट बनाया है, ये आपका यूपी ट्रिपल एससी अर्थात पैट का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, उसके आधार पर बनाया है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, आपको विषय दिए गए हैं और किस विषय से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, उनकी लिस्ट दी गई है। ये यूपी ट्रिपल एससी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इन सभी सब्जेक्ट्स के आधार पर, जैसे कि हिस्ट्री से आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, उसी प्रकार भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से 5 प्रश्न, भूगोल से 5 प्रश्न, भारतीय अर्थव्यवस्था से 5 प्रश्न, संविधान से 5 प्रश्न, फिर जनरल साइंस से 5 प्रश्न और फिर आपके पास मैथ से 5 प्रश्न आएंगे, हिंदी से 5 प्रश्न आएंगे जिसको सामान्य हिंदी कहा गया, फिर सामान्य अंग्रेजी से 5 प्रश्न आएंगे, रीजनिंग से 5 प्रश्न आएंगे, करंट अफेयर से आपसे 10 प्रश्न पूछे जाएंगे और फिर सामान्य जागरूकता जिसको जनरल अवेयरनेस कहते हैं, वहां से भी आपसे 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर आपको हिंदी के 2 गद्यांश मिलेंगे जिसको अपठित गद्यांश कहते हैं, उनसे आपको 10 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। और फिर आपसे डीआई जिसको डेटा इंटरप्रिटेशन बोलते हैं, ग्राफ इंटरप्रिटेशन और टेबल एनालिसिस। तो फ्रेंड्स, ये आपके टोटल 100 प्रश्न होते हैं और मैं आपको बता दूं कि ये 100 प्रश्न आपको केवल और केवल 2 घंटों में करना होगा। आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा, तो आपको अपने टाइम का भी ध्यान रखना है। आपको 2 घंटे में 100 प्रश्नों को सॉल्व करना होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अपने आज के अंतिम टेस्ट की शुरुआत करते हैं, जिसका हमने नाम रखा है अंतिम प्रहार। और शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये हमारा यूट्यूब पर चैनल है सतीश एकेडमी ऑनलाइन के नाम से। इस चैनल पर देश की समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है, जैसे कि जीएस, करंट अफेयर, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश ग्रामर और टेस्ट सीरीज भी हम समय समय पर कराते रहते हैं। तो अगर आप भी देश की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सपने को साकार करें। चलिए फ्रेंड्स, अब ज़्यादा ना देर करते हुए हम अपने टेस्ट के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं और पहला प्रश्न आपके लिए ये रहा। प्रश्न नंबर फर्स्ट में पूछा गया है, कौन सा गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है? तो बताइए, कौन सा ऐसा गुप्त शासक है जो चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य भी कहा जाता था, जो कि आप जानते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश के महान शासकों में से एक थे और इनके काल में एक चीनी यात्री भी आया था। अगर आपको याद हो तो याद करिए, कौन सा चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था। चलिए प्रश्न नंबर 2 की ओर चलते हैं। देखो, प्रश्न नंबर 2 में हमसे पूछा गया है, अल बरूनी ने भारत यात्रा के दौरान किस ग्रंथ की रचना की थी? अल बरूनी भारत यात्रा के दौरान किस ग्रंथ की रचना की, हमसे ये पूछा जा रहा है। हमें ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन नंबर ए किताब उल हिंद। बिल्कुल, इसका यही उत्तर हो जाएगा, किताब उल हिंद। इसका मतलब ये हुआ कि जो अल बरूनी था, उसने भारत आकर भारतीय संस्कृति, भूगोल और धर्म का वर्णन किया और उसका वर्णन, इन सभी बातों का वर्णन उसने एक किताब में किया जिसका नाम था किताब उल हिंद। ये अल बरूनी की रचना है। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। देखो, प्रश्न नंबर 3 में हमसे पूछा गया है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो बताइए, भारत का वायसराय जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय कौन था? तो वो था लॉर्ड जेम्स फोर्ड। आपको याद होगा कि जो जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, उसमें जनरल डायर ने गोली चलवाई थी, लेकिन हमसे पूछा गया है उस समय वायसराय कौन था? तो वायसराय था लॉर्ड जेम्स फोर्ड। चलिए फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 4 की ओर चलते हैं, क्योंकि हमें 100 प्रश्नों को सॉल्व करना है और आपका पेपर भी आ लिया है। मुझे पता है कि आपको बहुत जल्दी है, तो इसलिए मैं भी ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करना चाहता। सीधे प्रश्नों की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 4 हमसे पूछा गया है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई, जो कि 1761 ईस्वी में हुई, किन के बीच लड़ी गई, हमसे ये पूछा गया। तो देखो, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मराठा और अहमद शाह अब्दाली। जैसे कि आप जानते हैं कि मराठा और अहमद शाह अब्दाली, पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। चलिए, और ये बहुत बहुत ही भयंकर संघर्ष था दोनों के बीच में। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष में शुरू हुआ? तो बताइए, किस वर्ष में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ? तो ये हुआ 1942 में।
द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान महात्मा गांधी जी ने, जैसे बोलते हैं ना कि लोहा गर्म था, अंग्रेजों की हालत खराब थी, द्वितीय विश्व युद्ध में लगे हुए थे, द्वितीय विश्व युद्ध में लगे हुए थे। उसी का फायदा उठाते हुए गांधी जी ने नारा दे दिया भारत छोड़ो आंदोलन का, जो कि 1942 में दिया। इसकी अगर डेट भी आपसे पूछी जाए तो 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया, जिसको बोलते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। प्रश्न नंबर 6 की बात करें। प्रश्न नंबर 6 में हमसे कहा गया है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पारित किया था? तो बताइए, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पारित किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाहौर अधिवेशन 1929। अगर आपसे पूछा जाए इस अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कौन थे, तो इस अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई। चलिए फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 7 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 में हमसे पूछा जा रहा है, साइमन कमीशन भारत कब आया? तो बताइए, साइमन कमीशन भारत कब आया? तो साइमन कमीशन भारत आया 1927 में। जैसे कि आप जानते हैं कि ब्रिटिश सरकार ने 1927 में साइमन कमीशन भेजा और इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। इसी बात का विरोध किया जा रहा था और हमारे उस समय के जो क्रांतिकारी थे उन्होंने नारा भी लगाया था, साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। प्रश्न नंबर 8 में हमसे पूछा गया है कि दांडी मार्च, जिसको नमक सत्याग्रह कहा गया, ये कब आरंभ हुआ? तो ये हुआ 1930 में। किसने किया था आपको पता है? महात्मा गांधी जी ने किया था। अगर आपसे इसके आगे भी पूछा जाए कहां से कहां तक इसमें दांडी मार्च तक निकाला गया, तो साबरमती आश्रम से लेकर एक स्थान है दांडी, वहां तक ये मार्च निकाला गया था 1930 में। चलिए फ्रेंड्स, 1930 के बाद हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। प्रश्न नंबर 9 में हमसे कहा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे? प्रथम भारतीय शब्दों पर गौर कीजिएगा। प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। भारतीय की बात हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 10 की बात करते हैं। पता करिए पहले भारतीय राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस पार्टी के, लेकिन हमसे भारतीय पूछा है तो भारतीय अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। प्रश्न नंबर 10 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 10 में हमसे पूछा जा रहा है कि काकोरी कांड किस वर्ष में हुआ? तो ये काकोरी कांड 1925 में हुआ। आपको इसकी घटना याद होगी। उत्तर प्रदेश में लखनऊ के पास एक गांव है काकोरी। यहाँ पर हमारे क्रांतिकारियों ने एक ट्रेन को लूटा था। उस खजाने से जो देश का मूवमेंट था उसको आगे बढ़ाया था। तो क्रांतिकारियों ने काकोरी में ट्रेन लूटकर जो ब्रिटिश सरकार थी उसके हाथ पांव फुला दिए थे। तो ये काकोरी कांड बहुत फेमस हमारे इतिहास में है, जो कि हमसे पूछा गया कब हुआ था, वर्ष बताना था। तो ये हुआ था 1925 में। काकोरी एक जगह है लखनऊ के पास, यूपी में। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 11। देखो, प्रश्न नंबर 11 में हमसे पूछा जा रहा है कि सूर्य से निकटता के आधार पर पृथ्वी का स्थान कौन सा है? तो बताइए पृथ्वी का स्थान कौन सा है? जैसे कि आपको पता है ये हमारा सूर्य है। अगर हम सौर मंडल की बात करें तो पहले इसको उत्तर की बात करते हैं। उत्तर हो जाएगा तीसरा, ये हमारा सूर्य है। इसके निकटतम जो ग्रह हैं उनकी अगर हम बात करें तो इधर सबसे पहले बुध मिलेगा, उसके बाद शुक्र मिलेगा, फिर ये हमारी पृथ्वी मिलेगी, फिर ये मंगल ग्रह मिलेगा और उसके बाद ये हमारी क्षुद्र पट्टिका, अगर आपको पता हो उसके आगे कुछ भी ग्रह मिलेंगे बहुत सारे। तो हमसे पूछा गया है कि पृथ्वी कौन से स्थान पर है? तो पृथ्वी हमारी तीसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर बुध है, दूसरे स्थान पर शुक्र, तीसरे स्थान पर पृथ्वी, चौथे स्थान पर मंगल। तो हमसे पूछा गया है सूर्य से निकटता के आधार पर पृथ्वी का स्थान कौन सा है? तो वो है तीसरा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए प्रश्न नंबर 12 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 में हमसे पूछा गया है कि विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो बताइए, इसका तो आपको पता ही होगा। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज पर्वत है, जो कि दक्षिण अमेरिका में स्थित है। एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 13 की बात करते हैं। देखो, प्रश्न नंबर 13 में हमसे पूछा गया है कि ग्रेट बैरियर रीफ किस देश के तट के समीप स्थित है? तो ये जो ग्रेट बैरियर रीफ है, ये है क्या? ये सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है, जो कि समुद्र में पाए जाते हैं प्रवाल, आपको पता होगा। तो ये ग्रेट बैरियर रीफ एक प्रवाल भित्ति है, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है और ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी तट पर पाई जाती है।
तो हमसे ये पूछा गया है किस देश के तट पर पाई जाती है, तो ऑस्ट्रेलिया के तट पर पाई जाती है, उत्तर पूर्व में। तो ये ग्रेट बैरियर रीफ है क्या? ये ग्रेट बैरियर रीफ प्रवाल भित्ति की सबसे बड़ी एक संरचना हमें पूरे विश्व में देखने को मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 14 की बात करते हैं। देखो प्रश्न नंबर 14 में हमसे कहा है कि भारत का कौन सा राज्य काला सोना अर्थात कोयला, अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूँ। प्रश्न नंबर 14 में पूछा गया है कि भारत का कौन सा राज्य काला सोना अर्थात कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो बताइए कौन सा राज्य है जिसमें सबसे ज्यादा कोयला उत्पादित होता है हमारे देश का? कोयले को बोलते हैं काला सोना, तो वो राज्य है झारखंड, ऑप्शन नंबर ए। भारत में सबसे अधिक कोयले का उत्पादन झारखंड में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 15 की बात करते हैं। देखो प्रश्न नंबर 15 में पूछा जा रहा है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा उपग्रह, तो देखो सबसे बड़ा उपग्रह की अगर बात करें तो एक बृहस्पति ग्रह है। उस बृहस्पति ग्रह का एक उपग्रह है जिसका नाम है गैनीमीड। तो ये गैनीमीड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, उपग्रह गैनीमीड, ऑप्शन नंबर सी। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 16 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 16 में हमसे पूछा जा रहा है कि मुद्रा स्फीति अर्थात इन्फ्लेशन जिसको महंगाई कहते हैं, मुद्रा स्फीति का सीधा असर किस पर पड़ता है? तो बताइए जब महंगाई होगी तो क्या होगा? मुद्रा का मूल्य घट जाएगा? बिल्कुल। मुद्रा का मूल्य बढ़ जाएगा? नहीं। उत्पादन तुरंत कम हो जाएगा? ये तो हम कह नहीं सकते, लेकिन सबसे जो असर पड़ता है, देखो मुद्रास्फीति का मतलब है कि जो मुद्रा है उसका मूल्य घट जाएगा। हम ये बात क्यों कह रहे हैं क्यों घट जाएगा? वो इसलिए घट जाएगा, सपोज अभी आपके पास 10 रुपए हैं, 10 रुपए में आपको 2 पेन मिल रहे थे, अचानक से महंगाई हुई, अब 10 रुपए में एक ही पेन मिल रहा है। तो महंगाई होने पर 10 रुपए में एक पेन मिल रहा है, महंगाई से पहले 10 रुपए में 2 पेन मिलते थे। तो इसका मतलब यही हुआ ना कि जो मुद्रा है उसका मूल्य घट गया। तो हमसे ये पूछा गया है कि मुद्रास्फीति का सीधा सीधा असर क्या होता है, किस पर पड़ता है सीधा असर मुद्रास्फीति का? तो सीधा असर पड़ता है मुद्रा का मूल्य पर, अर्थात मुद्रा का मूल्य घट जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्योंकि जब मुद्रा का मूल्य घटेगा, देखो मुद्रास्फीति का मतलब है कि जो वस्तुओं और सेवाओं की जो कीमतें हैं वो बढ़ने लगती है, और उसी अनुपात में जो हमारी मुद्रा है जिसको करेंसी बोलते हैं उसकी कीमत घटने लगती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 17। देखो प्रश्न नंबर 17 में कहा जा रहा है यदि राजकोषीय घाटा बढ़ जाता है तो इसका सीधा संकेत क्या है? बताइए जब राजकोषीय घाटा घट जाएगा, राजकोषीय घाटा अगर बढ़ जाएगा, घटना ही बढ़ जाएगा, तो क्या होगा? तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि राजकोषीय घाटा होता क्या है। देखो राजकोषीय घाटा वो होता है जब किसी सरकार का या किसी देश का जो व्यय है वो ज्यादा होगा और जो कमाई है वो कम होगी। अर्थात ऐसे मान के चलिए कि अगर किसी देश के पास ये 100% धन है और उसके खर्चे 101% या 110% हो रहे हैं, यानी कि 10% ज्यादा हो रहा है, तो वो 10% कहीं ना कहीं से लिया जाएगा, किसी से लोन लिया जाएगा, किसी और देश से ब्याज पर पैसा उठाया जाएगा, या कुछ और भी कर किया जा सकता है। तो राजकोषीय घाटे का मतलब हुआ जब हमारा बजट या हमारा जो कुल जो राजकोष होता है उसकी बचत और उसके खर्चे में अंतर आ जाता है, बचत कम होती है, खर्च ज्यादा हो जाता है, उसको कह देते हैं राजकोषीय घाटा। तो हमसे पूछा है यदि राजकोषीय घाटा बढ़ जाता है तो इसका सीधा संकेत क्या होता है? तो बताइए इसका सीधा संकेत क्या होगा? इसका सीधा संकेत होगा सरकार का व्यय आय से अधिक है। यही तो मैंने आपको समझाया, व्यय मतलब खर्च, आय से अधिक हो जाएगा, उसको हम कह देंगे राजकोषीय घाटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 18 की बात करते हैं। देखो प्रश्न नंबर 18 में कहा है प्रत्यक्ष कर जिसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स, इसका उदाहरण कौन सा है? तो प्रत्यक्ष कर का उदाहरण सबसे अच्छा हमारे सामने क्या मिलता है, वो है आयकर, जिसको इनकम टैक्स कहते हैं। ये डायरेक्ट टैक्स होता है। इनडायरेक्ट टैक्स कौन से होते हैं? जब हम कोई सामान खरीदते हैं जो पैकेट्स में होता है, दुकानों में होता है, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स होते हैं, कोई कपड़ा खरीदते हैं, मोबाइल खरीदते हैं, बाइक, कार, 4 व्हीलर, 2 व्हीलर, तो उसमें भी हम टैक्स देते हैं जीएसटी के रूप में, उसको हम इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। हमसे पूछा है प्रत्यक्ष कर अर्थात डायरेक्ट टैक्स कौन सा है, सबसे अच्छा उदाहरण डायरेक्ट टैक्स का हो जाएगा आयकर। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 19 की बात करते हैं। देखो प्रश्न नंबर 19 में हमसे पूछा जा रहा है कि यदि मुद्रास्फीति बहुत अधिक हो जाए तो रिजर्व बैंक आमतौर पर कौन सा कदम उठाता है? जब
मुद्रास्फीति का मतलब है महंगाई बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो रिज़र्व बैंक सबसे पहले क्या काम करेगा ताकि मुद्रास्फीति जो महंगाई है वो कंट्रोल में आए? तो रिज़र्व बैंक सबसे पहले काम करेगा, जो रेपो दर है उसको बढ़ाएगा, ताकि जो बैंक हैं उनकी तरलता कम हो, ताकि बैंकों के पास पैसा कम जाए और बैंक लोगों को जो लोन है वो कम से कम दे। भाई मुद्रा जो रेपो रेट है उसका बढ़ाने का मतलब ये हुआ कि जो बैंक होते हैं हमारे देश के, उनके पास कम तरलता करना चाहेगा आरबीआई, यानी कि कम से कम चाहेगा कि पैसा उनके पास कम से कम हो, ताकि वो जो हमारे देश की जनता है उनको कम से कम लोन दे। क्योंकि भाई महंगाई होने का मतलब है कि लोगों के पास बहुत पैसा आ गया है, मार्केट में खूब पैसा पैसा चल रहा है, तो किसी तरह से ये जो पैसा है, जो धन है, इसकी चैन तोड़ी जाए। तो ये चैन कैसे तोड़ी जाएगी? ये आरबीआई कोशिश करता है रेपो रेट बढ़ाकर, क्योंकि जब रेपो रेट बढ़ेगी तो जो लोन है उस पर दर ज़्यादा देनी होगी, तो लोग फिर बचना चाहेंगे लोन लेने से, और जब लोन कम से कम लेंगे तो फिर जो बाजार है उसमें महंगाई नियंत्रित होगी। तो हमसे पूछा गया है, यदि मुद्रास्फीति बहुत अधिक हो जाएगी तो रिजर्व बैंक आमतौर पर कौन सा कदम उठाता है? तो रिजर्व बैंक रेपो दर बढ़ाता है। चलिए प्रश्न नंबर 20 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 20 में हमसे कहा है, सकल घरेलू उत्पाद किसे दर्शाता है? देश के नागरिकों की कुल आय? बिल्कुल नहीं। देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित कुल वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य? बिल्कुल। इसको ही हम सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, जिसको जीडीपी शॉर्ट में बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित कुल वस्तु और सेवाओं का मूल्य ही जीडीपी कहलाता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 20 का उत्तर ऑप्शन नंबर बी। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। देखो, अगर आपसे इससे पूरी फुल फॉर्म पूछी जाए या पूरी इसको आपको परिभाषा बतानी हो, जीडीपी की किसे कहेंगे, तो किसी वर्ष में देश की भौगोलिक सीमा के भीतर। ये भौगोलिक सीमा क्या होती है, जब आप इकोनॉमी पढ़ेंगे उसमें समझ जाओगे। किसी देश में भौगोलिक सीमा के भीतर सभी अंतिम वस्तुओं व सेवाओं का मौद्रिक मूल्य ही जीडीपी कहलाता है, जिसको बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो हमसे यही पूछा था कि जीडीपी किसे दर्शाता है, तो जीडीपी देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित कुल वस्तु और सेवाओं का मूल्य, इसको दर्शाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 21 की ओर। प्रश्न नंबर 21 में हमसे पूछा गया है, भारत के संविधान में संसदीय शासन प्रणाली का मूल आधार क्या है? तो बताइए, जो भारत का संविधान है उसमें संसदीय प्रणाली का मूल आधार क्या है? कार्यपालिका विधायिका से स्वतंत्र होती है? ऐसा तो कहीं नहीं लिखा। कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है? बिल्कुल। जो कार्यपालिका है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होगी। कार्यपालिका न्यायपालिका के अधीन होगी? अधीन का तो कोई मतलब ही नहीं है। हमारे देश में जितनी भी हमारे देश के 4 स्तंभ आप जानते हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और मीडिया। हालांकि आजकल मीडिया जो चौथा स्तंभ हमारे देश का कहलाता है वो चरमरा रहा है। चलिए, हमारा वो मुद्दा नहीं है। तो कार्यपालिका न्यायपालिका के अधीन नहीं होती है, और कार्यपालिका और विधायिका बिल्कुल अलग अलग होती है, ऐसा भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी, कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। तो हमारा जो प्रश्न 21 है उसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 22 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 22 में हमसे पूछा जा रहा है, मौलिक अधिकार का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बताइए, मौलिक अधिकार का मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा? सरकार को शक्तिशाली बनाना है? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। नागरिकों को राजनीतिक दलों से जोड़ना है? ऐसा भी नहीं है। नागरिकों की स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा करना है? बिल्कुल। मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य यही है। केवल आर्थिक समानता स्थापित करना है, ऐसा तो नहीं है। भाई आर्थिक समानता के साथ साथ सामाजिक, सांस्कृतिक और जो स्वतंत्रता है और जो अधिकार है उनकी भी बराबरी करना है मौलिक अधिकारों के माध्यम से। तो हमसे पूछा जा रहा है, मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य है नागरिकों की स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा करना। ऑप्शन नंबर सी। चलिए फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 23 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 23 में हमसे पूछा जा रहा है, यदि लोकसभा भंग हो जाए तो राज्यसभा का क्या होता है? बताइए, राज्यसभा का क्या होगा अगर लोकसभा भंग हो जाएगी तो? राज्यसभा भी स्वतः भंग हो जाएगी? ऐसा तो नहीं है। राज्यसभा केवल 1 वर्ष तक चलेगी? नहीं, राज्यसभा भंग नहीं होती। बिल्कुल। राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता। राज्यसभा के राष्ट्रपति भंग कर सकते हैं? ऐसा भी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी। देखो, राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता, और हर 2 साल में इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते रहते हैं। एक अतिरिक्त फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ। 1/3 सदस्य राज्यसभा के हर साल रिटायर होते रहते हैं, जिनको बोलते हैं सेवानिवृत्त होना। और राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है आपको पता होगा, जो राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। लोकसभा के जितने सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24 की ओर। देखो प्रश्न नंबर 24 में हमसे कहा है भारत में संघीय व्यवस्था किस प्रकार की है? तो बताइए भारत में संघीय व्यवस्था किस प्रकार की है? तो भारत में संघीय व्यवस्था संघात्मक व्यवस्था। देखो शुद्ध संघीय व्यवस्था ऐसा तो नहीं, एकात्मक व्यवस्था ये भी नहीं। भारत में जो संघीय व्यवस्था है वो संघात्मक व्यवस्था जिसमें केंद्र की प्रधानता है। हमने संविधान अगर पढ़ा है थोड़ा बहुत आपने तो उसमें हमने 3 सूची पढ़ी है, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो उसमें सीधा-सीधा लिखा गया है अगर केंद्र और राज्य के हितों में कभी टकराव हुआ या उनकी शक्तियों में कभी टकराव हुआ तो केंद्र को ही सर्वोच्च माना जाएगा। इसलिए हमने कहा कि जो संघात्मक व्यवस्था है हमारे देश की उसमें केंद्र की प्रधानता होती है। ऑप्शन नंबर सी। भारत में संघीय व्यवस्था किस प्रकार की है? तो भारत में संघात्मक व्यवस्था है जिसमें केंद्र की प्रधानता होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 25 की बात करते हैं। देखो प्रश्न नंबर 25 में हमसे कहा गया है कि संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख है, लेकिन वास्तविक शक्ति किसके पास होती है? बताइए। हमने संविधान में पढ़ा है कि जो हमारे राष्ट्रपति जी होते हैं वो नाम मात्र के प्रमुख होते हैं। तो हमसे यही पूछा गया है कि संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति कार्यपालिका के तो प्रमुख हैं कहने को, लेकिन वास्तविक शक्ति किसके पास होती है बताइए? संसद के पास होती है क्या? बिल्कुल नहीं। प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद के पास होती है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी। सुप्रीम कोर्ट के पास होती है ऐसा तो नहीं है, राज्यपाल का तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि राज्यपाल तो राज्यों में होते हैं। हम तो पूरे भारत की बात कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद वास्तविक शक्ति के कार्यवाहक होते हैं। यह वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास होती है। चलिए प्रश्न नंबर 26 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 26 में हमसे कहा गया है पानी में नमक घुलने पर कौन सा मिश्रण बनेगा? तो बताइए पानी में घुलने से क्या होता है? पानी में घुलने से अगर नमक को आप घोलोगे पानी में, चाहे नमक घोलो चाहे चीनी घोलो, तो वो जो घोल बनेगा उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जिसको बोलते हैं विलियन। ऑप्शन नंबर सी। देखो कोलाइड, यौगिक, निलंबन ये तो कुछ अलग ही बातें हो गई। तो पानी में अगर आप नींबू मिलाओ या पानी में चीनी मिलाओ या पानी में नमक मिलाओ तो जो घोल बनेगा उसको बोलेंगे सॉल्यूशन अर्थात विलियन। हमने 3 चीजें पढ़ी हैं, एक विलियन होता है, एक विलेय होता है, एक विलायक होता है। तो विलेय और विलायक से क्या बनता है? विलियन बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 27 की ओर। प्रश्न नंबर 27 में हमसे पूछा गया है मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती है? तो बताइए कहाँ बनती है मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं? यकृत में अर्थात लीवर में? नहीं। अस्थि मज्जा जिसको बोन मैरो बोलते हैं? बिल्कुल। बोन मैरो में ही हमारी जो लाल रक्त कणिकाएं जिनको आरबीसी बोलते हैं, जो हमारे ब्लड होता है उसमें 3 मुख्य चीजें होती हैं, एक आरबीसी, एक डब्ल्यूबीसी और एक प्लेटलेट्स। तो हमसे पूछा है जो आरबीसी है वो कहाँ बनती है? वो बनती है बोन मैरो में जिसको बोलते हैं अस्थि मज्जा। हृदय, प्लीहा इनका तो कोई मतलब नहीं है। हमारे जो क्वेश्चन 27 है उसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 28 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 28 में हमसे पूछा गया है कि जो डीएनए है, डीएनए का मुख्य कार्य क्या है? ऊर्जा उत्पादन करना? बिल्कुल नहीं। प्रोटीन संश्लेषण करना? बिल्कुल। संश्लेषण का मतलब है निर्माण करना। तो प्रोटीन का निर्माण करना डीएनए का मुख्य कार्य है। रक्त का संचार करना ये तो हृदय का कार्य है। पाचन क्रिया का ये करना ये तो अलग हो गया। तो हमसे पूछा है डीएनए का मुख्य कार्य, तो डीएनए का मुख्य कार्य होगा प्रोटीन का संश्लेषण। प्रोटीन का संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण का नियंत्रण। इसको मैं इरेज कर देता हूं। हमारा जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। देखो अगर आप साइंस में पढ़ोगे थोड़ा बहुत तो आपने पढ़ा होगा अमीनो एसिड। चलिए आगे बढ़ते हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाते। प्रश्न नंबर 29 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 29 में हमसे पूछा है पृथ्वी का वायुमंडल हमें सूर्य की किस हानिकारक किरण से बचाता है? तो बताइए कौन सी ऐसी किरणें हैं जिनसे हमारा वायुमंडल, वायुमंडल में स्पेशली कौन सी वो परत है जो सूर्य की किरणों से बचाता है हानिकारक? वो है ओजोन परत। तो कौन सी किरणें हैं सूर्य की हानिकारक? पराबैंगनी किरणें। तो जो प्रश्न नंबर 29 है उसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात पराबैंगनी किरणें। ओजोन परत जो होती है वायुमंडल में वो सूर्य की हानिकारक किरणें, और सूर्य की भी कौन सी वाली किरणें होती हैं? यूवी रेज जिनको बोलते हैं, अल्ट्रा वायलेट किरणें। तो इन यूवी रेज से जो जो ओजोन परत है वो हमारी सुरक्षा करती है, जिनको बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट किरणें। चलिए आगे पहुंचते हैं प्रश्न नंबर 30 की ओर। प्रश्न नंबर 30 में हमसे पूछा जा रहा है किस गैस को गोबर गैस का मुख्य घटक माना जाता है? तो बताइए CO2? बिल्कुल नहीं। मीथेन? बिल्कुल। इसको बोलते हैं CH4। ऑक्सीजन? ये तो नहीं। नाइट्रोजन? नहीं।
हमसे पूछा किस गैस को गोबर गैस का मुख्य घटक माना जाएगा या माना जाता है, तो वो है मीथेन अर्थात CH4। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 31 की ओर। देखो प्रश्न नंबर 31 हमारे मैथ के सवाल शुरू हो गए हैं। एक सेकंड फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 31 हमारा मैथ का सवाल शुरू हो गया है। तो इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि एक वस्तु की कीमत 20% घटा दी गई है। यदि बिक्री मूल्य 800 रुपए है तो वस्तु का अंकित मूल्य बताना है। देखो हमने परसेंटेज मैथ में पढ़ा है। मैंने आपको ये बताया है अगर वस्तु की कीमत घटाई गई है 20% तो वस्तु अपने आप में 80% है और उसकी कीमत बता दी गई है 800 रुपए। तो जो वस्तु का अंकित मूल्य है अर्थात अगर जो 20% ना घटाया जाता मूल्य तो अंकित मूल्य कितना होता। तो देखो सिंपल सा हमारे पास एक लॉजिक होता है, जब 20% की छूट दी गई है तो वो वस्तु रह गई 80% और ये 80% का मूल्य 800 रुपए है। तो हमें बताना है कि उसका अंकित मूल्य अर्थात 100% कितना था। तो बस इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। हमने कह दिया 80% बराबर 800, 100% बराबर क्वेश्चन मार्क। जब इनकी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वेश्चन मार्क बराबर हमारे पास आ जाएगा 800 गुणा 100 बटे 80। देखो इस 80 से 800 10 बार कट जाएगा और 10 गुणा 100 कितना हो जाएगा 1000, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। जो वस्तु है उसका अंकित मूल्य हो जाएगा 1000, जिस पर 20% की छूट दी गई और 20% छूट देने के बाद वो वस्तु 800 रुपए की बिक रही है। चलिए प्रश्न नंबर 32 की ओर चलते हैं। देखो प्रश्न नंबर 32 में हमसे कहा जा रहा है कि भाई ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं। ए और बी किसी काम को मिलकर 12 दिन में कर सकते हैं। ए अकेले वही काम 18 दिन में करता है, तो बी अकेले वह काम कितने दिनों में करेगा। भाई ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर रहे हैं और ए अगर वही काम अकेले कर रहा है तो 18 दिन में कर रहा है। तो हमें ये बताना है कि जो बी है अगर वो अकेले काम करे तो कितने दिन में करेगा। हमें इस बात का जवाब देना है। तो देखो जब ए है, हम यहाँ से सवाल को पकड़ते हैं। जो ए है वो ए अकेले 18 दिन में काम को कर रहा है, तो एक दिन में ए कितना काम कर रहा है, 1/18 कर रहा है। भाई अगर टोटल 18 काम है मतलब 18 दिन कर रहा है तो एक दिन में एक काम कर रहा है। तो ए जो काम कर रहा है एक दिन में वो कर रहा है 1/18 काम एक दिन में। और अगर हम बात करते हैं दोनों की ए प्लस बी की, तो ये दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, क्योंकि भाई 12 दिन में कर रहे हैं। तो ये दोनों मिलकर एक दिन में 1/12 काम कर रहे हैं। बताइए कर रहे हैं कि नहीं। तो जब दोनों मिलकर 1/12 काम कर रहे हैं, ए अकेला 1/18 काम कर रहा है, तो हमें ए प्लस बी दिया है 1/12 और उसमें से ए का वैल्यू हमें पता चल गया 1/18। तो बी का मान हम निकाल नहीं सकते क्या। बी का मान इसमें से घटा दो, भाई यहाँ पे ए का मान रख दो। बस आप इसको ये कह दो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। इस समीकरण नंबर 2 में आप यहाँ पर ए का मान रख दीजिए। ए का मान कितना है 1/18 है। तो जब ए का मान हम 1/18 रख देंगे तो बी बराबर कितना आ जाएगा, बी बराबर आ जाएगा 1/12 माइनस 1/18। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/36, अर्थात जो बी है वो एक दिन में 1/36 काम कर रहा है। तो कुल काम बी कितने दिनों में कर देगा, 36 दिन में कर देगा कंप्लीट। तो ऑप्शन नंबर बी। आशा करता हूं कि अगर आपने मैथ में ये कार्य और समय का चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको एक ये सवाल बहुत ही आसान लगा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 33 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 33 की बात में हमसे कहा है प्रश्न नंबर 33 में कि भाई एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चलती है और 120 किलोमीटर की दूरी तय करने में वह कितना समय लेगी। तो देखो चाल बराबर दूरी बटे समय एक फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर हमें चाल दी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और यहाँ पर हमें दूरी भी दे दी है 120 किलोमीटर। हमसे तो समय पूछ रहा है। तो जब चाल बराबर दूरी बटे समय होगा तो समय बराबर कितना हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटे चाल होगा कि नहीं। बिल्कुल होगा। तो यहाँ पर दूरी हमें दी है 120 किलोमीटर और जो चाल दी है वो दी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों को काट देंगे तो हमारे पास समय आ जाएगा 2 घंटे, ऑप्शन नंबर बी। चलिए फ्रेंड्स बहुत ही आसान सा प्रश्न था।
आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 34 की ओर। देखो प्रश्न नंबर 34 में हमसे कहा है एक संख्या का 40% 200 है, वह संख्या क्या होगी? तो फिर से देखो वही लॉजिक लगाओ भाई, 40% बराबर 200 है तो वो संख्या अपने आप में 100% होगी। तो 100% बराबर कितना होगा? बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्वेश्चन मार्क बराबर आ जाएगा 500, ऑप्शन नंबर सी। बताइए ये बात किसको नहीं समझ में आई? जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्वेश्चन मार्क बराबर आ जाएगा 500। चलिए प्रश्न नंबर 35 की बात करते हैं। देखो प्रश्न नंबर 35 में हमसे पूछा जा रहा है, एक सेकंड फ्रेंड्स, हाँ प्रश्न नंबर 35। प्रश्न नंबर 35 में हमसे कहा है यदि किसी राशि पर 2% में 10% वार्षिक दर की दर से 10% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज 500 रुपए है तो मूलधन कितना होगा? देखो हमें यहाँ पर समय दिया है 2 वर्ष, दर दी है 10%, ब्याज दिया है 500 और हमसे पूछा है मूलधन अर्थात प्रिंसिपल कितना होगा। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज का, वो फॉर्मूला होता है कि ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। भाई ये तो फॉर्मूला होता है, हमने ब्याज का फॉर्मूला पढ़ा है, ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो बस यहाँ पर वैल्यू रख दो फटाफट। हमें तो मूलधन निकालना है, बाकी सबकी वैल्यू दी है। देखो जैसे ब्याज दिया है, ये रहा इधर 500 दिया है ब्याज, तो ब्याज हो गया 500। मूलधन हमें पता करना है, इसको ऐसे रहने दो। दर कितनी दी है? 10% दी है। समय कितना दिया है? 2 वर्ष दिया है और बटे 100। हमें तो मूलधन निकालना है, तो मूलधन बराबर कितना हो जाएगा? इस 500 को इधर गुणा में लिख देंगे 100 और बटे में आ जाएगा तुम्हारा 10 गुणा 2। तो बताओ ये 10 गुणा 2 कितना हो जाएगा? 20 और 20 पंजे कितने होते हैं? 100। और जब 500 गुणा 20 करोगे तो 500 पंजे हो जाएगा 2500, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। जो हमारा मूलधन है वो टोटल हो जाएगा 2500 रुपए। चलिए फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। डायरेक्ट प्रश्न था साधारण ब्याज पर। हमें साधारण ब्याज का फॉर्मूला पता है, ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। चलिए फ्रेंड्स, हमसे आगे पूछा गया, ये हमारे हिंदी के प्रश्न शुरू हो गए हैं। हमसे पूछा जा रहा है कि जो दुर्लभ है, दुर्लभ, दुर्लभ का विलोम शब्द क्या होगा? तो बताइए, अद्भुत होगा? बिल्कुल नहीं। सामान्य? हाँ बिल्कुल सामान्य हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि दुर्लभ जो कभी कभी दिख रहा है और जो सामान्य कहते हैं ना, इसका तो सामान्य सा रोज का काम है। तो दुर्लभ का अपोजिट हो जाएगा सामान्य। विलक्षण नहीं होगा, असामान्य नहीं होगा। दुर्लभ का हमसे पूछा विलोम शब्द, तो वो हो जाएगा सामान्य, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। चलिए प्रश्न नंबर 37 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 37 में हमसे कहा है कि ग्राम प्लस आल्य से कौन सा सही रूप बनेगा? तो ग्राम प्लस आल्य से क्या बन जाएगा? ग्राम आल्य बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। जो प्रश्न नंबर 37 है उसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 38 की ओर। देखो प्रश्न नंबर हमारा 38 जो है समास के ऊपर आधारित है। मैंने लिखा है जानबूझ के ताकि आपको हिंट मिल सके। आपका एग्जाम एकदम सिर पे आ लिया है, तो इसलिए मैंने आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहा। मैंने आपको डायरेक्ट हिंट दे दिया कि ये समास पे आधारित हमारा प्रश्न है। हमसे पूछा है कि नीलकंठ शब्द किस समास का उदाहरण है? तो अगर आपने समास पढ़े होंगे तो नीलकंठ, बताइए किस समास का उदाहरण आपको लग रहा है? तो जो नीलकंठ है वो कर्मधारय समास का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए प्रश्न नंबर 39 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 39 में हमसे पूछा जा रहा है कि जो अलंकार, यहाँ पर मैंने ये कहा कि जो हमारा प्रश्न है ये अलंकार के ऊपर आधारित है। देखो यहाँ से हमसे पूछा जा रहा है कि पानी पानी रे प्यासा मन, देख नीर की धारा, इसमें कौन सा अलंकार है? बताइए इसमें आपको कौन सा अलंकार नजर आ रहा है? देखो मुझे इसमें अनुप्रास अलंकार नजर आ रहा है। यमक क्यों नहीं आ रहा? यमक का हमें पता है, जब कोई शब्द दो या दो से अधिक बार यूज होता है परंतु प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग अलग होता है, तो वो यमक अलंकार होता है। जैसे बचपन से हमने एक बहुत फेमस यमक अलंकार सुना है, कनक कनक ते सौ गुनी मादकता अधिकाए, जो पाए खाए, मतलब जो पाए बोराए और जो खाए वही बोराए। यहाँ पर कनक का मतलब सोना और धतूरा दोनों है। चलिए इस प्रश्न में हमारा उत्तर हो गया अनुप्रास। अगला अगला प्रश्न था फ्रेंड्स कौन सा? हाँ, प्रश्न नंबर 40। देखो प्रश्न नंबर 40 में हमसे पूछा जा रहा है कि कान भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? कान भरना एक मुहावरा है, इसका सही अर्थ क्या है? तो ध्यान से सुनना होगा। नहीं, चुगली करना, हाँ बिल्कुल, कान भरना मतलब चुगली करना या भड़काना। तो ज्ञान देना ये तो नहीं होगा, नसीहत करना ये भी नहीं होगा, नसीहत देना तो ऑप्शन नंबर बी, कान भरने का सही अर्थ हो जाएगा चुगली करना।
चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अब हमारे इंग्लिश के प्रश्न शुरू हो गए हैं। देखो इसमें क्या कहा है, सिनोनियम। शुरू में ही हमें सिनोनियम के आधार पर दिया है। सिनोनियम मतलब पर्यायवाची। देखो प्रश्न में कहा है 41 में, चूज द करेक्ट सिनोनियम ऑफ ब्रेव। ब्रेव का करेक्ट सिनोनियम सिनोनियम बताना है। ब्रेव किसे कहते हैं? ब्रेव कहते हैं बहादुर इंसान को। कोई भी हो सकता है बहादुर। जैसे कि आप बहादुर हो, आप परीक्षा देने जा रहे हो, एकदम बहादुर की तरह युद्ध मैदान में डट जाइए जाके और फतेह हासिल करके आइए। तो यहाँ से आपसे पूछा गया है बहादुर का सिनोनियम क्या होगा, पर्यायवाची। तो देखो, कवार्ड होगा नहीं, ये तो कायर होता है। करेजियस बिल्कुल ये होगा, जिसको साहसी बोलते हैं। वीक ये नहीं होगा, शाई ये नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी, जो ब्रेव है उसका सिनोनियम हो जाएगा करेजियस, ऑप्शन नंबर बी। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 42 की ओर। देखो इसमें हमसे कहा जा रहा है चूज द करेक्ट एंटोनियम। हमें एंटोनियम बताना है किसका? एक्सपंड का। देखो एक्सपंड का मतलब होता है विस्तार करना किसी चीज का। तो इसका उल्टा क्या होगा विस्तार करने का, आप सोचिए। प्रश्न नंबर 42 की अगर हम बात करें तो इसका उत्तर हो जाएगा, देखो इंक्रीज, इंक्रीज तो बढ़ाना होता है। ग्रो, ग्रो भी बड़ा करना होता है। कॉन्ट्रैक्ट, हाँ ये हो सकता है। स्प्रेड भी फैलाना होता है। तो हमसे तो अपोजिट पूछा है एक्सपंड का, तो हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन नंबर सी। चलिए प्रश्न नंबर 43 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 43 में हमसे कहा जा रहा है आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द सेंटेंसेस। ये जो हमें सेंटेंस दिया है इसमें ये बताना है कि ये कौन सा टेंस है। तो पढ़ो इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है शी विल हैव फिनिश्ड हर वर्क बाय टुमारो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वह कल तक अपना कार्य समाप्त कर चुकी होगी, कर चुकी होगी। तो फ्यूचर का सेंटेंस है और फ्यूचर में कौन सा है? फ्यूचर परफेक्ट है। तो हमारा जो सेंटेंस हो गया फ्यूचर परफेक्ट हो गया ये, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 की ओर चलते हैं। 44 में हमसे पैसिव वॉइस बनवाया है और हमसे पूछा जा रहा है चेंज द पैसिव वॉइस। जो क्वेश्चन नंबर 44 है हमसे कहा है, ये जो सेंटेंस दिया है दे आर वॉचिंग द मैच, इसको पैसिव वॉइस में बदलना है। तो हमने पैसिव वॉइस का बहुत अच्छे से नियम पढ़ रखा है कि जो ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट बनाना होता है। देखो जैसे ये हमारा सेंटेंस दे आर वॉचिंग द मैच, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। तो जब हम इसको पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो ये जो ऑब्जेक्ट है मैच, इसको हम सब्जेक्ट बना देंगे तो हमारे पास हो जाएगा द मैच। और अब इस मैच के अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है। बताइए क्या लगेगा, इज लगेगा कि आर इज लगेगा। और कंटिन्यूअस अगर हमारे पास सेंटेंस होगा तो उसमें बीइंग जोड़ देंगे। द मैच इज बीइंग, और वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है। जब वॉच है, वॉच की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? वॉच्ड हो जाएगी। द मैच इज बीइंग वॉच्ड बाई, और दे का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? देम। अर्थात हमारा जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 44 है ना। हाँ, द मैच इज बीइंग वॉच्ड बाई देम, ऑप्शन नंबर सी। देखो इसमें बीइंग छोड़ दिया, यहाँ पर इज के बाद बीइंग आना चाहिए, और इसमें तो इज भी नहीं है, बीइंग भी नहीं है, और इसमें वाज लगा दिया। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट हो गया, द मैच इज बीइंग वॉच्ड बाई देम। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 45 की ओर। देखो 45 में हमसे क्या कहा गया है देखते हैं। 45 में हमें एक ईडियम दी है और इस ईडियम में हमें कहा है, देखो यहाँ पर चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द ईडियम। और ये ईडियम हमें दी है ब्रेक द आइस। इसका हमें अर्थ बताना है कि क्या होगा। ब्रेक द आइस, इसका क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है एक तरीके से बातचीत को शुरू करना। बातचीत को शुरू करना। तो देखो टू ब्रेक समथिंग इनटू पीसेस, नहीं, किसी वस्तु को हम टुकड़ों में थोड़ी तोड़ेंगे, इसका मतलब तो ये थोड़ी होता है। टू बिगिन ए कन्वर्सेशन इन अ सोशल सिचुएशन, बिल्कुल, कन्वर्सेशन को शुरू करना, उसको हम ब्रेक द आइस बोलते हैं, जिसको बोलते हैं चुप्पी तोड़ना। टू फील वेरी कोल्ड, नहीं। टू क्रिएट ए प्रॉब्लम, बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन हेयर। हमसे पूछा है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द ईडियम, और ये ईडियम हमें दी है ब्रेक द आइस। इसका अर्थ हो जाएगा टू बिगिन ए कन्वर्सेशन इन अ सोशल सिचुएशन। ब्रेक द आइस का अर्थ होता है बातचीत की शुरुआत करना। तो उस अकॉर्डिंग हमारा जो ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 46 की ओर चलते हैं। देखो 46 में हमसे कहा जा रहा है सिलोजिज्म के आधार पर है ये। स्टेटमेंट्स हमें दिए हैं तीन। पहला स्टेटमेंट हमें दिया है सभी चित्रकार कलाकार हैं। दूसरा हमें दिया है कुछ कलाकार लेखक हैं। और तीसरा हमें दिया है कोई लेखक संगीतकार नहीं है।
ये हमें स्टेटमेंट्स दिए हैं और हमसे पूछा जाएगा, फिर हमें निष्कर्ष दिए जाएंगे। तो चलो निष्कर्ष हम बाद में चेक करेंगे, पहले स्टेटमेंट्स देखते हैं। सभी चित्रकार कलाकार हैं। तो देखो यहाँ पर ये चित्रकार हैं, ये सभी चित्रकार क्या हैं? ये सभी चित्रकार हैं कलाकार। तो चलो जी, ये हमारे कलाकार हो गए दूसरे उसमें। इनको मैंने नाम दे दिया शॉर्ट में कलाकार, आप समझ जाना। आगे कहा कुछ लेखक, कुछ कलाकार लेखक हैं। तो ये जो कुछ कलाकार हैं ये लेखक हैं, तो इसको आप ऐसे बना लीजिए, ये हमारे कुछ कलाकार हो गए और ये लेखक हैं। चलो तीसरा स्टेटमेंट हमें दिया है कोई लेखक संगीतकार नहीं है। तो यहाँ पर हम कह देंगे ये जो हमारे पास संगीतकार हैं, शॉर्ट में मैंने लिख दिया संगीतकार, इसको समझ जाना, और ये कोई भी लेखक संगीतकार नहीं। हमारे पास 3 स्टेटमेंट दिए थे, इन तीनों स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग हमने अपना चित्र बना लिया है। देखो पहला स्टेटमेंट हमसे कहा था सभी चित्रकार कलाकार हैं, तो हमने ये इधर चित्रकार बनाए और ये कह दिया ये हमारे चित्रकार हैं, देखो ये इधर। और हमने कह दिया कि ये सभी चित्रकार क्या हैं? ये सभी चित्रकार कलाकार हैं। हमारा पहला स्टेटमेंट कंप्लीट हुआ। दूसरा स्टेटमेंट हमें दिया है कुछ कलाकार लेखक हैं, तो ये कुछ को हमने इधर क्रॉस करते हुए लिख दिया कि भाई कुछ कलाकार लेखक हैं। और तीसरा स्टेटमेंट हमें दिया कोई लेखक संगीतकार नहीं है, तो कोई भी लेखक संगीतकार नहीं है, तो हमने यहाँ पर ऐसे इसको बना दिया है। अब हमसे प्रश्न देखो निष्कर्ष क्या क्या दिया है, हमें चेक करना है और बताना है कि कौन सा उत्तर इसमें ठीक होगा। हमें पहला निष्कर्ष दिया है इन 3 स्टेटमेंट्स के आधार पर कुछ चित्रकार लेखक हैं। बताओ कुछ चित्रकार तुम्हें लेखक नजर आ रहे हैं क्या? भाई चित्रकार देखो कितनी दूर है और लेखक कहाँ है। अगर मैं इसको एक नए पेन से चेंज करके दिखाना चाहूँ, देखो यहाँ पर चित्रकार हैं और ये यहाँ पर लेखक है, तो कोई चित्रकार या कुछ लेखक आपको चित्रकार नजर आ रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं। कुछ संगीतकार कलाकार हैं? बिल्कुल नहीं। भाई संगीतकार तो बहुत ही अलग दुनिया में है, देखो इधर, इनका किसी से कोई नाता ही नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। तो अब बताइए हमारा कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? केवल एक सही होगा, केवल दो सही होंगे, दोनों सही होंगे? कोई भी सही नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी। कोई भी सही नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर कौन सा आएगा? 47 देखो हमारा रीजनिंग चल रहा है, आप हमारे चैनल पर रीजनिंग, मैथ, करंट अफेयर, जीएस सब कुछ पढ़ सकते हैं। ये हमारा रीजनिंग का प्रश्न है। इस प्रश्न में आपसे कहा गया है कि बताइए अगला नंबर क्या होगा, यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह। तो हमें इसमें लॉजिक ढूंढना होगा क्या हो रहा है। देखो यहाँ पर 2 से 6 पर जाओ तो क्या हुआ होगा? +4 हुआ होगा। 6 से 12 पर जाओ तो +6 हुआ होगा। फिर 12 से तुम 20 पर जाओ तो +8 हुआ होगा। और 20 से तुम 30 पर जाओगे तो +10 हुआ होगा। तो अब जब तुम यहाँ पर आगे जाओगे तो +12 होगा कि नहीं होगा? भाई देखो दो दो जोड़ के प्लस कर दिया, देखो पहले 4 जोड़ा, फिर 6 जोड़ा, फिर 8 जोड़ा, फिर 10 जोड़ा, फिर 12 जोड़ा। अब 30 में 12 जोड़ दो। जब 30 में 12 जोड़ेंगे तो ऑप्शन नंबर सी अर्थात 42 हमारा उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये रीजनिंग हमारे चैनल पर बहुत ही शिद्दत के साथ कराई जा रही है। अगर आप चाहते हैं रीजनिंग को संपूर्णता में पढ़ना या किसी भी सब्जेक्ट को संपूर्णता में पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल पर आइए और बेहिचक किसी भी एग्जाम की तैयारी कीजिए। चलिए प्रश्न नंबर कौन सा था हमारे पास? हाँ, प्रश्न नंबर हमारे पास हुआ 48। देखो ये डायरेक्शन पर आधारित हमारा प्रश्न है। इसमें क्या कहा है प्रश्न नंबर 48 में? प्रश्न नंबर 48 में हमें ये कहा जा रहा है कि रमेश सीधे पूरब की ओर, कोई व्यक्ति है रमेश। देखो सबसे पहले इस प्रश्न को करने से पहले हमें थोड़ा सा दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। तो मैं पहले आपको दिशाएं बताना चाहता हूँ। जैसे सपोज हमारे पास, मैं एक दिशा बना देता हूँ। ये आपको पता होगा कि हमारे पास मुख्यतः 4 दिशाएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं बस वो आप समझ लीजिए, आपको ये प्रश्न बहुत आसान लगेगा। ये जो ऊपर वाली दिशा होती है इसको बोलते हैं उत्तर दिशा, ये दक्षिण दिशा, और ये हमारी पूर्व दिशा, और ये इधर होती है पश्चिम दिशा। इनके बीच की बात करें तो हमारे पास मुख्य दिशा उत्तर और दक्षिण दो होती हैं। इनके जो बीच होगा ये उत्तर पश्चिम होगा, और ये इधर उत्तर पूर्व होगा, ये इधर दक्षिण पूर्व होगा, और ये इधर दक्षिण पश्चिम होगा। अब चलिए देखो प्रश्न की बात करते हैं। रमेश सीधे पूर्व की ओर चलता है। यहाँ पर कोई एक पॉइंट आप बना दीजिए, कोई केंद्र बना दीजिए जहां से रमेश अभी यहाँ पर खड़ा है। सपोज ये समझ लीजिए यहाँ रमेश खड़ा है, और अब हमसे कहा गया है कि रमेश सीधे पूरब की ओर 10 किलोमीटर चला। तो पूरब इधर ही तो है। रमेश 10 किलोमीटर चल गया पूरब की ओर, चलो ठीक है, हमने यहाँ लिख दिया 10 किलोमीटर।
फिर दाहिने मुड़कर 5 किलोमीटर चला। अब देखो रमेश इधर जा रहा है पूरब की ओर, तो उसका दाहिना किधर होगा? जिधर आपका दाहिना होगा उधर रमेश का दाहिना होगा। तो अगर आप जाओगे पूर्व दिशा में तो आपका दाहिना नीचे की ओर ही तो होगा। तो वो दाहिनी ओर मुड़ गया। और कितना मुड़ा? 5 किलोमीटर मुड़ा। तो यहाँ पर 5 किलोमीटर हमने लिख दिया। अब देखो क्या कहा, दाहिनी ओर मुड़कर चला और फिर दाहिनी ओर मुड़ गया। अब उसका मुंह इधर नीचे है, फिर दाहिनी ओर मुड़ेगा और फिर 10 किलोमीटर चला दाहिनी ओर मुड़ के। तो ठीक है जी, हमने फिर इसको दाहिनी ओर मोड़ दिया और 10 किलोमीटर चला दिया। और फिर क्या कहा है, अंत में बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चला। तो अब रमेश का मुंह इधर है पश्चिम की तरफ, तो उसका बायां इधर ही तो होगा। यहाँ मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। तो वह आरंभिक स्थान के सापेक्ष कहाँ है? बताइए। शुरू में यहाँ से चला था रमेश, ये वाला पॉइंट। अगर मैं इसको अलग पेन से डिनोट करना चाहूँ, तो रमेश ने शुरुआत की थी यहाँ से। अभी रमेश है यहाँ पर। तो बताइए, अगर इसको हम 0 मान लें, केंद्र मान लें, तो बताइए कौन सी दिशा में है रमेश अभी? दक्षिण दिशा में है कि नहीं है? ऊपर की उत्तर दिशा, नीचे की दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा में। और कितनी दूर है? देखो 5 किलोमीटर तो ये यहाँ से है और 5 ही किलोमीटर ये इधर है ये। यानी कि टोटल 10 किलोमीटर है नहीं भाई, 5 तो ये और 5 ये है। तो हम कह देंगे रमेश दक्षिण दिशा में है और 10 किलोमीटर दूरी पर है। 10 किलोमीटर दक्षिण में, ऑप्शन नंबर बी। जो हमारे पास 48वां प्रश्न है उसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 किलोमीटर दक्षिण दिशा। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 49 की ओर चलते हैं। ये रक्त संबंध से हमारा प्रश्न है। देखो इसमें कहा जा रहा है कि भाई एक आदमी एक फोटो की तरफ इशारा करके कहता है। क्या कहता है? कोई आदमी अपने कोई फोटो है उसकी तरफ इशारा करके कह रहा है कि मेरा कोई भाई बहन नहीं है। वो आदमी कह रहा है वो इकलौता है, उसका ना तो कोई भाई है ना कोई बहन है। और वो फोटो की तरफ इशारा करके बता रहा है कि भाई मेरा भाई बहन नहीं है, पर उस आदमी का पिता मेरे पिता का पुत्र है। समझे? उस आदमी का पिता मेरे पिता का पुत्र है। समझे बात? भाई यहां पर वो व्यक्ति खड़ा है और वो व्यक्ति अपनी तो बात कर रहा है। उस आदमी का पिता, यानी कि जो फोटो है यहाँ पर, उस फोटो की बात कर रहा है वो। ये जो फोटो किसी व्यक्ति का है, इस आदमी का पिता ये खुद है। और ये कह रहा है कि मेरे पिता का पुत्र है, तो इसका पिता होगा कोई, और ये अपने पिता का पुत्र ही होगा। तो हमसे ही पूछा है उस फोटो में कौन है, बताइए। तो उस फोटो में कौन है? वो उस आदमी का पुत्र ही तो है, उसका बेटा ही तो है। तो ऑप्शन नंबर बी, उसका बेटा। क्योंकि भाई उसने बात क्लियर कर दी कि वो इकलौता है, ना तो उसका कोई भाई है ना कोई सी बहन है। और फिर उसने क्लियर क्लियर कहा है कि वो जो फोटो में व्यक्ति है ना, उस व्यक्ति का, वो कहता है कि उस आदमी का पिता, यानी कि जो फोटो है व्यक्ति, जो फोटो में व्यक्ति है उसका पिता मेरे पिता का पुत्र है। तो जब वो इकलौता है तो वो खुद की बात कर रहा है और अपने खुद के बेटे की बात कर रहा है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि उस फोटो में कौन है? तो उस फोटो में उसका बेटा है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 50 की ओर, क्योंकि हमें टोटल 100 प्रश्नों को करना है। ये आपका प्रश्न है कोडिंग डिकोडिंग से। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखो प्रश्न में क्या कहा गया है। एक नियम हमें दिया गया है और नियम ये कहा कहता है कि किसी शब्द के अक्षरों में पहले, तीसरे और पांचवें स्थानों पर आने वाले अक्षर को अगला अक्षर लिखा जाता है। पहले पांचवें और मतलब पहले, तीसरे और पांचवें, अर्थात विषम हम कह सकते हैं। विषम स्थानों पर अगला अक्षर लिख दिया, ठीक है। और दूसरे, चौथे और छठवें स्थान पर अक्षर को 2 अक्षर आगे लिखा जाता है, ठीक है। यानी कि अगर जो विषम अक्षर है विषम स्थान पर, उसके स्थान पर तो अगला अक्षर लिखना है, और जो सम अक्षर है उनके स्थान पर 2 अगले वाले अक्षर लिखने हैं, मतलब दूसरा अगला अक्षर लिखना है। जैसे उसने उदाहरण और दिया और बात स्पष्ट कर दी। देखो यहाँ पर विषम स्थान पर कौन कौन है, अगर मैं यहाँ पर क्रमांक लिखना चाहूँ इनके, तो ये पहले क्रमांक पर है, ये तीसरे क्रमांक पर एन है, और ये पांचवें क्रमांक पर ओ है। तो उसने कहा है जो पहले, तीसरे और पांचवें क्रमांक पर है इन पर अगला अक्षर लिखना है। तो एम के बाद क्या आएगा? एन आएगा। और एन के बाद क्या आएगा? ओ। और ओ के बाद आएगा पी। देखो एन, ओ और पी। उसी प्रकार जो सम है, जैसे कि ए दूसरे स्थान पर है, तो इस ए में दूसरा लिखना है, तो ए, बी और सी आ जाएगा। उसी प्रकार से हमें यहाँ पर इसने हिंट दे दिया है और अब हमें बताना है। हमें क्या बताना है? देखो इसको मैं पहले इरेज कर देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। अब हमें ये बताना है कि ये जो गोल्ड है, गोल्ड कहाँ है? गोल्ड, ये रहा गोल्ड।
इस गोल्ड को क्या लिख सकते हैं, हमें ये बताना है। तो देखो ये जो जी है ये पहले स्थान पर है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पहले स्थान पर। तो जब ये पहले स्थान पर है तो हमें इसको जी के स्थान पर क्या लिखना है, जी से अगला क्या आएगा, एच आएगा। तो यहाँ पर हमने एच लिख दिया, जी से अगला लेटर एच आएगा। और ये ओ दूसरे स्थान पर है अर्थात सम है। और जब अगर कोई सम अक्षर होगा तो उसके स्थान पर हम दूसरा अक्षर अगला लिखेंगे, दूसरा अक्षर अगला वाला, मतलब दो अक्षर लिखेंगे। तो ओ के बाद पी आएगा और पी के बाद क्या आएगा, क्यू। अभी देखो एल तीसरे स्थान पर है यानी कि विषम है, और एल से बाद में क्या आएगा, जे के एल एम। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एम। और लास्ट में हमारा जो डी है ये सम है अर्थात चौथे स्थान पर है, तो हमें इससे दूसरा अगला अक्षर लिखना है। तो डी के बाद ई और ई के बाद एफ। तो हमारा जो कोड बनेगा वो बनेगा HQMF। बताइए कौन सा ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, HQMF, ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही अच्छा प्रश्न था, बस थोड़ी सी भाषा पर आप ध्यान दीजिएगा। उसने क्लियरली कहा है कि जो पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर है उनके स्थानों पर अगला अक्षर लिखा जाता है, और जो दूसरा, चौथा और छठे अक्षर आगे भी डॉट 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 लिखा है, यानी कि जो सम अक्षर है उनके स्थान पर दूसरा अगला अक्षर लिखा जाता है, दो अक्षर आगे लिखा जाता है। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण देके और बात उसने स्पष्ट कर दी। और फिर हमसे कहा है कि ये जो गोल्ड है इसको क्या लिखा जाएगा, तो हमने तुरंत बता दिया ऑप्शन नंबर ए, इसको लिख सकते हैं HQMF। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 51 की बात करते हैं। देखो प्रश्न नंबर 51 आपके जनरल नॉलेज से शुरू हो गए हैं। इसमें हमसे कहा है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस अनुच्छेद से संबंधित है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था अनुच्छेद 243 से संबंधित है। देखो इसको हमने देखा था, ये धारा 370 जो जम्मू कश्मीर है, अनुच्छेद 370 उसको विशेष राज्य का दर्जा देता था, जिसको बदल दिया गया है। और ये जो अनुच्छेद 356 है ये हमारे देश में जब आपातकाल लगता है उसके संबंध में है। और ये जो अनुच्छेद 32 है इसको हम अच्छे से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर बात करते हैं 52 की। प्रश्न नंबर 52 में हमसे कहा गया है कि हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा। बताइए जो हरित क्रांति हुई हमारे देश में उसका प्रभाव सबसे अधिक किस फसल पर पड़ा, सबसे अधिक। तो सबसे अधिक उसका प्रभाव पड़ा गेहूं पर, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 53 की बात करते हैं। 53 में हमसे कहा गया है कि जो श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। तो बताइए श्वेत क्रांति किससे संबंधित है। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है, दुग्ध उत्पादन जिसे बोलते हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 53 है उसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात दुग्ध उत्पादन। चलिए प्रश्न नंबर 54 की ओर चलते हैं। 54 में हमसे पूछा गया है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ। तो बताइए योजना आयोग का गठन कब हुआ। हमारा देश उस समय, हमारे देश का संविधान उस समय लागू हुआ था 1950, ऑप्शन नंबर ए। भारत में योजना आयोग का गठन 1950 में हुआ था, इसकी स्थापना 1950 में हुई थी। चलिए प्रश्न नंबर 55 की ओर चलते हैं। देखो प्रश्न नंबर 25 में हमसे कहा जा रहा है कि संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है। बताइए कौन बुलाता है संसद के दोनों सत्रों का संयुक्त सदन। तो संयुक्त सदन कब बुलाया जाता है, जब आप पॉलिटी पढ़ोगे, अगर कोई विधेयक या कोई बिल दोनों में अटक जाता है, पास नहीं हो पाता है, तो फिर दोनों का संयुक्त सत्र बुला सकते हैं हमारे जो राष्ट्रपति हैं। और फिर अगर वहां से कोई बिल पास होता है तो उसको पास मान लिया जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हमसे पूछा गया था संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र। दोनों सदन कौन कौन से होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, जिसमें लोकसभा निम्न सदन कहलाती है, राज्यसभा उच्च सदन कहलाती है। तो इनका एक संयुक्त सत्र भी बुलाया जा सकता है, जो कि राष्ट्रपति जी के द्वारा बुलाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 56 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 56 में हमसे कहा है वर्षा की मात्रा मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है। तो बताइए जो वर्षा है उसकी मात्रा मापने के लिए किस किस यंत्र का, किस उपकरण का यूज किया जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आजकल बरसात हमारे देश में, जो मानसून है वो 1 महीना पहले आ चुका है, और कई महीनों से बारिश लगातार हो रही है, बाढ़ जैसी सिचुएशन कई जगह बनी हुई है। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो हमसे पूछा है वर्षा की मात्रा मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है। तो बताइए कौन सा ऐसा उपकरण है जो वर्षा की मात्रा मापने के लिए यूज किया जाता है। वो है ऑप्शन नंबर सी, जिसको बोलते हैं रेन गेज। देखो थर्मामीटर, हाइग्रोमीटर और बैरोमीटर आप अच्छे से जानते होंगे। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर बात करते हैं 57 की। क्योंकि हमें 100 प्रश्न सॉल्व करने हैं, हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। प्रश्न नंबर 57 की बात करते हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय किस प्रकार का न्यायालय है।
तो बताइए भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो किस प्रकार का न्यायालय है? अपीलीय न्यायालय है? देखो अपीलीय तो है, आगे पढ़ते हैं, हो सकता है ये भी हो। परामर्शी न्यायालय है? ये भी कह सकते हैं, पर परामर्शी तो नहीं है। मूल एवं अपीलीय न्यायालय, हाँ, मूल और अपीलीय दोनों है। केवल परामर्शी न्यायालय है? नहीं, ये भी नहीं है। मतलब है तो ये भी कह सकते हैं, परामर्श भी दे सकता है राष्ट्रपति जी को। राष्ट्रपति जी समय-समय पर उनसे परामर्श लेते हैं। लेकिन मूल एवं अपीलीय न्यायालय, ऑप्शन नंबर सी ज़्यादा करेक्ट है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा भारत का सर्वोच्च न्यायालय मूल एवं अपीलीय न्यायालय है। चलिए प्रश्न नंबर 58 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 58 में देखते हैं हमसे क्या पूछा जा रहा है। प्रश्न नंबर 58 में हमसे पूछा गया है, मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? बताइए, इसको कौन नहीं जानता, मौर्य वंश की स्थापना किसने की? प्रश्न नंबर 58, मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की, जो भारत के पहले राष्ट्रीय शासक कहलाए, और उनके गुरु चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य कहलाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 59 की बात करते हैं। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, वेद किस भाषा में रचे गए हैं? तो इसको कौन नहीं जानता, बताइए। वेद संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, रचे गए हैं। पाली भाषा में जो बौद्ध ग्रंथ है उनको लिखा गया है, और प्राकृत भाषा में जो अशोक है, अशोक के जो अभिलेख हैं, जो वो अशोक के स्तंभ है, वो 4 भाषाओं में लिखे गए हैं, जैसे कि आप जानते हैं। कौन-कौन से, अगर आपसे पूछा जाए तो प्राकृत भाषा है, और ब्राह्मणी भाषा है, ग्रीक भाषा है, और अरेमाइक। इन चारों भाषाओं में जो अशोक है। चलिए आगे कोई प्रश्न आएगा तो हम बात करेंगे। फिलहाल हमसे पूछा गया था वेद किस भाषा में रचे गए हैं? तो वेद संस्कृत भाषा में रचे गए हैं। चलिए प्रश्न नंबर 60 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 60 में हमसे कहा है, भारत में पहली बार रेल कब और कहाँ चली थी? देखो रेल से संबंधित इस बार बहुत हादसे हमें बहुत हादसे हमने देखे रेल से संबंधित, पिछले साल से लेकर अब तक। तो बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा हमारा रेलवे। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत में पहली बार, या और भी कोई प्रश्न रेल से संबंधित आपसे पूछा जा सकता है। तो भारत में पहली बार रेल कब और कहाँ चली? तो पहली बार चली 1853 में, और कहाँ से कहाँ तक चली? बंबई से ठाणे, ऑप्शन नंबर ए। जो प्रश्न नंबर 60 है उसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 61 की बात करते हैं। देखते हैं 61 में क्या पूछा गया है। जी, अब आपके ये हिंदी के गद्यांश शुरू हो गए हैं। हमें हिंदी के गद्यांश, 2 गद्यांश मिलेंगे, जिनमें से 5-5 प्रश्न देने होंगे, 5-5 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। तो ये हमारा पहला गद्यांश है। देखो क्या लिखा है गद्यांश में, एक बार पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा है, भारत को विविधताओं का देश कहा जाता है। भारत को किसका देश कहा जाता है? विविधताओं का। क्योंकि यहाँ भाषाओं, क्यों, उसका कारण क्या है? विविधताओं का देश क्यों कहा गया? क्योंकि यहाँ भाषाओं, धर्मों, संस्कृतियों और परंपराओं की अद्भुत विविधता देखने को मिलती है। फिर भी इस विविधता में एकता ही भारत की सबसे बड़ी शक्ति है। स्वतंत्रता संग्राम के समय यह स्पष्ट हुआ कि जब देशवासी अपने मतभेद भूलकर एक लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, तो असंभव प्रतीत होने वाली उपलब्धियां भी प्राप्त की जा सकती है। यही कारण था कि गांधी जी ने सत्याग्रह और अहिंसा को जन आंदोलन का आधार बनाया, क्योंकि इन सिद्धांतों से सभी वर्गों को एकजुट किया जा सकता था। आगे बढ़ते हैं। आजादी के बाद भी भारत के सामने चुनौतियां समाप्त नहीं हुई। कौन कौन सी चुनौतियां? जैसे कि गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी और सामाजिक असमानता जैसी समस्याएं अब भी विद्यमान थी। इनसे निपटने के लिए भारत ने लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को अपनाया, और संविधान में नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार दिया। भारत ने पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से औद्योगिक विकास, कृषि उत्पादन और सामाजिक सुधारों पर ध्यान केंद्रित किया। वर्तमान समय में भारत एक तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, लेकिन इसके सामने नई चुनौतियां भी हैं। जैसे कौन कौन सी चुनौतियां हैं? चुनौतियां हैं जैसे पर्यावरण प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, ग्रामीण शहरी असमानता और जनसंख्या का दबाव। इन समस्याओं के कारण समाधान के लिए केवल सरकार के प्रयास ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि नागरिकों की सक्रिय भागीदारी भी आवश्यक है। यदि हर नागरिक अपने कर्तव्यों को समझकर समाज और राष्ट्र के प्रति उत्तरदायित्व निभाए, तो भारत एक विकसित और समृद्ध राष्ट्र बन सकता है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा गद्यांश, हमने बहुत ही ध्यानपूर्वक इसको पढ़ा है। अब इस गद्यांश पर आधारित हमें 5 प्रश्न देखने को मिलेंगे। चलिए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 61। इसमें हमसे पूछा गया है कि भारत की सबसे बड़ी शक्ति गद्यांश के अनुसार क्या है? तो बताइए कौन सी शक्ति
विशाल जनसंख्या, इसका तो कोई जिक्र नहीं है। विविध भाषाएं, इसका जिक्र था पर इतना भी स्पष्ट नहीं है। विविधता में एकता, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी। हमारे देश में विविधता है, लेकिन विविधता में एकता ही हमारे देश की क्या है, वास्तविक शक्ति है। ये हमने स्पष्ट रूप से पढ़ा। चलिए प्रश्न नंबर 62 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 62 में कहा है कि गांधी जी ने स्वतंत्रता संग्राम में किस आधार पर जन आंदोलन खड़ा किया? तो बताइए, हमने बहुत स्पष्ट सा पढ़ा, सत्याग्रह और अहिंसा। आपको गद्यांश को बहुत बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा। प्रश्न नंबर 63 में हमसे पूछा है कि स्वतंत्रता के बाद भारत के सामने कौन सी समस्याएं मुख्य रूप से थी? तो बताइए कौन सी समस्याएं थी जो मुख्य रूप से थी? गरीबी और अशिक्षा थी, बिल्कुल थी। बेरोजगारी थी, बिल्कुल। सामाजिक असमानता, बिल्कुल थी। तो हमारे पास आजादी के बाद हमारे देश के सामने ये तीनों ही समस्याएं थी, इसलिए हम कह देंगे ऑप्शन नंबर बी, अर्थात उपरोक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 64 की बात करते हैं। 64 में क्या पूछा गया है? प्रश्न नंबर 64 में हमसे पूछा जा रहा है कि वर्तमान समय में भारत के सामने कौन सी नई चुनौतियां हैं? पर्यावरण प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन, बिल्कुल। ग्रामीण शहरी असमानता, बिल्कुल, इसकी भी चर्चा हमने देखी गद्यांश में। जनसंख्या का दबाव, ये भी देखा। तो उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 65 की ओर। देखो प्रश्न नंबर 65 में हमसे कहा जा रहा है कि गद्यांश के अनुसार भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए क्या आवश्यक है? तो बताइए क्या आवश्यक है? गद्यांश के अनुसार केवल सरकार के प्रयास काफी है क्या? बिल्कुल नहीं। केवल विज्ञान और तकनीकी नहीं, नागरिकों की सक्रिय भागीदारी और उत्तरदायित्व, बिल्कुल, ये हमने पढ़ा भी है गद्यांश में। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 66 की ओर। और प्रश्न नंबर 66 से लेकर 70 तक फिर से हमें गद्यांश पढ़ना होगा और इस गद्यांश के आधार पर हमें हमारे प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। चलिए पढ़ते हैं। देखो इस गद्यांश में हमसे कहा गया है कि वर्तमान समय में पर्यावरण प्रदूषण मानव जीवन के लिए सबसे बड़ी समस्या बन चुका है। मानव जीवन के लिए सबसे बड़ी समस्या क्या है? पर्यावरण प्रदूषण। तो वायु प्रदूषण के कारण श्वसन संबंधी रोग बढ़ रहे हैं। बहुत ही अच्छी अच्छी बात है, ये की पॉइंट्स को अंडरलाइन करते हुए चला करो। तो श्वसन प्रदूषण के कारण श्वसन संबंधी, मतलब वायु प्रदूषण के कारण श्वसन संबंधी रोग बढ़ रहे हैं, जबकि जल प्रदूषण से पीने योग्य पानी की कमी गंभीर चुनौती बनती जा रही है। औद्योगिकरण, वाहन धुआं, प्लास्टिक कचरा और रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग प्रदूषण का मुख्य कारण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो आगे और इसमें कहा है हमसे कि इसके अतिरिक्त ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ रहा है, जिसे वैश्विक उष्मीकरण कहा जाता है। इसके परिणाम स्वरूप, किसके परिणाम स्वरूप? वैश्विक उष्मीकरण, जिसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इसके परिणाम स्वरूप ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र का स्तर ऊंचा हो रहा है और असामान्य जलवायु परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। यदि समय रहते इस समस्या पर नियंत्रण नहीं पाया गया तो आने वाली पीढ़ियों के लिए जीवन अत्यंत कठिन हो सकता है। प्रदूषण रोकने के लिए वृक्षारोपण, नवीकरणीय ऊर्जा का प्रयोग, प्लास्टिक पर नियंत्रण और स्वच्छता अभियान जैसे उपाय अपनाना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होना चाहिए। फ्रेंड्स ये हमारा एक सिंपल सा गद्यांश, सिंपल तो नहीं कह सकते, बहुत ही अच्छा सा गद्यांश, बहुत कुछ इसमें हमें सीख भी मिलती है। अब इस गद्यांश के आधार पर हमसे क्या क्या प्रश्न पूछे जाएंगे, देखो प्रश्न नंबर 66 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 66 में कहा है कि गद्यांश के अनुसार वायु प्रदूषण से कौन सी समस्या बढ़ रही है? बताओ वायु प्रदूषण से कौन सी समस्या बढ़ रही है? हमने स्पष्ट ही पढ़ा है पहली लाइन में, श्वसन संबंधी समस्या, ऑप्शन नंबर बी। वायु प्रदूषण से, जो वायु प्रदूषण है उससे श्वसन संबंधी समस्या बढ़ रही है। चलिए प्रश्न नंबर 67 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 67 में हमसे कहा जा रहा है जल प्रदूषण से कौन सी चुनौती सामने आ रही है? तो बताइए जो जल प्रदूषण है उससे कौन सी समस्या सामने आ रही है? भूकंप की वृद्धि, ऐसा तो नहीं है। जल प्रदूषण से तो पीने योग्य पानी की कमी आ रही है, बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 68 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 68 में हमसे पूछा जा रहा है कि वैश्विक उष्मीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो बताइए वैश्विक उष्मीकरण का मुख्य कारण क्या है? जनसंख्या वृद्धि है क्या? नहीं। वैश्विक उष्मीकरण अर्थात ग्लोबल वार्मिंग, इसका मुख्य कारण है ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन, बिल्कुल ये है, जिसके कारण हमारी पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, हमने ये पढ़ा है गद्यांश में, और उससे ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र स्तर बढ़ रहा है और जो आने वाली पीढ़ी है उनके लिए समस्या हो सकती है, यही तो बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 69 की बात करते हैं। 69 में कहा है गद्यांश के अनुसार वैश्विक उष्मीकरण के परिणाम स्वरूप क्या हो रहे हैं? बताओ, अभी हमने बात करी है वैश्विक उष्मीकरण के परिणाम क्या हो सकते हैं? समुद्र का स्तर घट रहा है, बिल्कुल नहीं, बढ़ रहा है। देखो ग्लेशियर पिघल रहे हैं और जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं, बिल्कुल, ये वाला ऑप्शन हमारा सही है, 69 का ऑप्शन नंबर बी।
वैश्विक ऊष्मीकरण बढ़ रहा है जिसके कारण ग्लेशियर पिघल रहे हैं और जलवायु परिवर्तन हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 70 की ओर। देखो प्रश्न नंबर 70 में हमसे कहा है प्रदूषण को रोकने के लिए कौन सा उपाय गद्यांश में नहीं बताया गया है। बताओ कौन सा उपाय है जो गद्यांश में नहीं बताया गया है प्रदूषण को रोकने के लिए। देखो वृक्षारोपण करना है ये तो बताया गया है, प्लास्टिक पर नियंत्रण करना है ये भी बताया गया है, अधिक वाहन खरीदना है ये नहीं बताया गया। तो ऑप्शन नंबर सी देखो नवीकरणीय ऊर्जा का प्रयोग करना ये भी बताया गया है। तो हमारा जो प्रश्न नंबर 70 है इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 71 की ओर। देखो प्रश्न नंबर 71 में हमसे कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश सरकार ने, थोड़ा सा यूपी के भी मैंने आपके लिए प्रश्न रखे हैं 4 से 5, क्योंकि यूपी पैट उत्तर प्रदेश की परीक्षा है तो इसलिए आपसे उत्तर प्रदेश के संदर्भ में भी कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो मैंने लगभग 5 प्रश्न यूपी के रखे हैं, जिसमें कि पहला नंबर है हमारे पास है 71। इसमें क्या पूछा जा रहा है, इसमें पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जीरो पॉवर्टी कैंपेन, जीरो पॉवर्टी कैंपेन इसका मतलब हुआ शून्य गरीबी कैंपेन या मुहिम के तहत, जीरो पॉवर्टी कैंपेन के तहत 10 महीनों में कितने गरीब परिवारों को चिन्हित किया है। तो यहाँ से आपसे बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। जीरो पॉवर्टी कैंपेन कौन सी सरकार ने चला रखा है, उत्तर प्रदेश सरकार ने। तो इस जीरो पॉवर्टी कैंपेन के तहत 10 महीने के अंदर अंदर जो उत्तर प्रदेश सरकार है उसने कितने गरीब परिवारों को चिन्हित किया है। तो बताइए कितने गरीब परिवारों को चिन्हित किया है। तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 13.3 लाख लोगों को उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा चिन्हित किया गया है कि हाँ ये गरीब लोग हैं, गरीब परिवार 13.3 लाख। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 72 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 72 में हमसे पूछा जा रहा है कि गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे को कब उद्घाटित किया गया और यह किस शहर से जुड़ता है। तो बताइए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात इसका जो उद्घाटन किया गया वो किया गया जून 2025 में। और ये किससे जोड़ा गया है, ये जोड़ा गया है आजमगढ़। देखो ये अजामगढ़ लिखा गया, इसको आजमगढ़, ये मात्रा इधर की इधर हो गई, टाइपिंग एरर है, आप ठीक कर लेना आजमगढ़। चलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर बढ़ते हैं 73 की ओर। प्रश्न नंबर 73 में कहा है उत्तर प्रदेश सरकार ने मिशन 2031 के तहत, उत्तर प्रदेश सरकार ने मिशन 2031 के तहत ग्रामीण स्थानीय निकायों और महानगर निगमों के लिए कुल कितनी राशि की मांग केंद्र से की है। बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिलाकर। मिलाकर मतलब केंद्र और राज्य दोनों का जो, जब आप पढ़ेंगे केंद्र और राज्य का संबंध, तो हमारी जो भारत सरकार होती है वो राज्य सरकारों को 10% अनुदान देती है और जो विशेष राज्य जिनको मिल जाता है उनको 90% अनुदान देती है उनके कुल बजट का। अगर कोई राज्य विशेष राज्य है तो केंद्र सरकार उसको 90% अनुदान देगी और 10% कर्ज देगी, मात्र 10% पर ही ब्याज देगी, मतलब ब्याज लेगी विशेष राज्यों से। इसलिए विशेष राज्यों का फायदा है कि उसको केंद्र सपोर्ट करता है। अगर 100% किसी राज्य का बजट होगा तो 100% बजट में से 90% अनुदान भी दिया जाएगा विशेष राज्य को और 10% पे ही मात्र कर्ज या ब्याज दिया जाएगा। जबकि जो नॉर्मल राज्य है जैसे कि हमारा यूपी है, तो यूपी के संदर्भ में केवल 10% ही केंद्र सरकार के द्वारा अनुदान मिलेगा, बाकी का 90% अगर आप कर्ज लोगे केंद्र से तो उस पर आपको ब्याज देना होगा। तो यहाँ पर हमसे बात की गई है मिशन 2031 की। इसके तहत जो यूपी सरकार है उसने केंद्र से दोनों की मिलाकर लगभग लगभग 3.44 लाख करोड़ की मांग की है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 74 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 74 में कहा है कितने राज्यों में नए सीड पार्क्स स्थापित किए जाने की योजना है। कितने राज्यों में नए सीड पार्क्स स्थापित किए जाने की योजना है, हमें ये बताना है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 क्षेत्र हैं और टोटल जो खर्च आएगा वो कितना आएगा। भाई ये जो योजना है सीड पार्क्स, इसको 5 क्षेत्रों में लागू करने की योजना बनाई गई है और यहाँ पर टोटल खर्च भी दिया गया है। हमसे पूछा है कुल निवेश कितना है, तो कुल निवेश लगभग लगभग 2,500 करोड़ का है इस योजना का।
देखो, ये उत्तर प्रदेश सरकार ने 5 क्षेत्रों में सीड पार्क स्थापित करने के लिए एक योजना बनाई है। देखो, राज्यों का मतलब है क्षेत्र। जैसे, चलो इसको आप कन्फ्यूज मत हो जाना, ये क्षेत्र है। तो एक योजना लाई गई है जिसका नाम है सीड पार्क्स। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने 5 क्षेत्रों को चुना है और इन 5 क्षेत्रों में लगभग 2,500 करोड़ रुपए का खर्च करने की योजना बनाई गई है। सीड पार्क्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 75 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 75 में हमसे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में अर्ध वन क्षेत्र में मानव वन्यजीव संघर्ष को संभालने के लिए कितने रेस्क्यू सेंटर्स स्थापित किए जा रहे हैं और बजट कितना है? बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 4 केंद्र बनाए जा रहे हैं और बजट है 57.2 करोड़। देखो, ये रेस्क्यू सेंटर्स क्या है जो 4 बनाए जा रहे हैं? ये रेस्क्यू सेंटर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बनाए जाएंगे और इसके लिए मैंने आपको बताया 57.2 करोड़ का खर्च आएगा। और ये इसका फायदा क्या होगा, क्यों बनाए जा रहे हैं? जो मानव और जो वन्य जीव है, जो जानवर है, उनका जो आपस में संघर्ष रहता है, संघर्ष मतलब जो मानव है वो जंगलों में जा रहा है और जो जानवर है वो उनके घरों में आ रहे हैं, जंगलों के से घरों में आ रहे हैं, गांव में आ रहे हैं। तो कोशिश ये करी जाएगी इस योजना के तहत कि ऐसे 4 केंद्र बनाए जाएं ताकि वो एक तरीके से जो जानवर है उनके लिए अलग कर दिया जाए। तो इससे मानव और जो वन्य जीव है उनका आपसी उनका संघर्ष है वो कम होगा। ये योजना चलाई गई जिसका नाम है रेस्क्यू सेंटर्स। तो फ्रेंड्स, ये यूपी के आधार पर मैंने कुछ आपको प्रश्न दिए जो कि करंट में रहे हैं। शायद आपसे कुछ प्रश्न यहाँ से बन जाए। चलिए प्रश्न नंबर 76 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 76 में हमसे कहा है कि भारत की जीडीपी वृद्धि दर 7.8% रही। कब रही? ये क्वार्टर फर्स्ट की बात कर रहे हैं, सन 2025-26 में क्वार्टर फर्स्ट में भारत की जीडीपी दर रही 7.8%। तो यह किस ओर संकेत करता है? अर्थात ये जो जीडीपी भारत की क्वार्टर फर्स्ट में 7.8% रही है, इसका क्या मतलब आपको लगता है? इसका क्या मतलब हुआ? केवल कृषि क्षेत्र ने तेजी दिखाई है? बिल्कुल नहीं। सेवा और विनिर्माण दोनों क्षेत्र मजबूत हुए हैं? बिल्कुल। अगर किसी देश की जीडीपी जितनी ज़्यादा होगी उसका मतलब ये होगा कि जो सेवा और विनिर्माण अर्थात मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो स्ट्रांग होते जा रहे हैं, मजबूत होते जा रहे हैं। तो देखो, विदेशी निवेश घटा है? बिल्कुल नहीं। लेवल केवल निर्यात पर निर्भरता बढ़ी है? बिल्कुल नहीं। तो जो क्वार्टर फर्स्ट में भारत की 2025-26 में जीडीपी 7.8% रही है, उसका मतलब रहा है कि सेवा और विनिर्माण दोनों क्षेत्र मजबूत हुए। ऑप्शन नंबर बी। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 77 की बात करते हैं। 77 प्रश्न में हमसे कहा है कि भारत का चालू खाता घाटा जिसको शॉर्ट में बोलते हैं कैड अर्थात करंट अकाउंट डेफिसिट, ये लगभग डॉलर में दिया है 2.4 अरब डॉलर हो गया है। भारत का चालू खाता घाटा, जो अभी हमने पीछे बात करी थी राजकोषीय घाटे का क्या मतलब होगा, तो यहाँ पर जो भारत का चालू खाता घाटा है वो लगभग 2.4 अरब डॉलर हो गया है। इसका दीर्घकालिक प्रभाव क्या हो सकता है? बताइए, इस घाटे का दीर्घकालिक भविष्य में क्या आपको प्रभाव दिख रहा है? तो ऑप्शन हमारे सामने ये रहे। रुपए पर दबाव बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। जो हमारा रुपया है वो विदेशी मार्केट में और कमजोर होगा। जैसे कि अभी आप जानते हैं कि हमारे 1 रुपए की कीमत लगभग अभी डॉलर के सामने 80 रुपए के करीब है। तो वो और गिर सकती है। जितना ज़्यादा कर्ज किसी देश पे बढ़ेगा, उतनी ज़्यादा उस देश की मुद्रा, जो विदेशी मुद्राएं हैं उनके सामने कमजोर होती जाएगी। या अगर आप आयात ज़्यादा करते हैं तो भी आपकी मुद्रा कमजोर होगी। तो रुपए पर दबाव बढ़ेगा, ऑप्शन नंबर ए। जितना ज़्यादा कर्ज किसी देश पे बढ़ेगा, उस देश की मुद्रा उतनी ही कमजोर होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 78 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 78 में हमसे कहा है ऑपरेशन अभ्यास। प्रश्न नंबर 78, ऑपरेशन अभ्यास मई 2025 ऑपरेशन अभ्यास मई 2025 में शुरू किया गया। नागरिक सुरक्षा अभ्यास का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो बताइए इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य केवल सेना के युद्ध की तैयारी करवाना? बिल्कुल नहीं। नागरिकों को आपदा और आपात स्थिति से निपटने की ट्रेनिंग देना? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी। आपको याद होगा जब पाकिस्तान और इंडिया के बीच में भी तनातनी हुई थी तो ऑपरेशन अभ्यास लगाया गया था। उसमें क्या हुआ था? उसमें नागरिकों को आपदा और आपात स्थिति से निपटने की ट्रेनिंग देने जाने की घोषणा की गई थी।
तो जो प्रश्न नंबर 78 है उसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए प्रश्न नंबर 79 की बात करते हैं। 79 में हमसे पूछा गया है कि अप्रैल मई सन 2025 में राजस्थान में आई घातक हीट वेव का मुख्य कारण क्या माना गया है? तो बताइए क्या माना गया है? केवल औद्योगिक प्रदूषण को? बिल्कुल नहीं। जलवायु परिवर्तन और चरम मौसम की स्थिति? बिल्कुल। यही मुख्य कारण था। अभी राजस्थान में अप्रैल मई के महीने में बहुत ही खतरनाक लू चली है जिसको हीट वेव बोलते हैं। तो उसका मुख्य कारण जलवायु परिवर्तन और चरम मौसम की स्थिति को माना गया है। देखो मानसून का समय पर आना ये तो कोई लॉजिक नहीं है। कृषि उत्पादन बढ़ना इसका भी कोई लॉजिक नहीं है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 80 इसमें कहा गया है यमुना नदी की सफाई हेतु अप्रैल 2025 में 30 बिंदुओं वाली कार्य योजना का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या था? तो बताइए यमुना जो नदी है उसकी सफाई के लिए अप्रैल में कुछ योजना बनाई गई जिसमें 30 मुख्य बातें कही गई। तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दिल्ली में बाढ़ को रोकना, ये तो मतलब अच्छी बात है, होना चाहिए, पर हम अभी बात कर रहे हैं यमुना नदी की सफाई की जो योजना उसको लेकर। तो नदी में अनट्रीटेड सेवेज अर्थात ऑप्शन नंबर बी इनको हटाना है। अनट्रीटेड सेवेज और एनक्रोचमेंट को हटाना है। ये 30 बिंदुओं में एक मुख्य कार्य ये भी था। ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 81 की बात करते हैं। देखो अब यहाँ से हमारे जो ग्राफ्स हैं उन पर आधारित प्रश्न शुरू हो गए हैं। तो प्रश्न नंबर 81 में हमसे कहा जा रहा है कि दिए गए पाई चार्ट में किसी देश का विभिन्न मदों पर खर्च दिया गया है। इसके आधार पर 81 से 85 तक के प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो फ्रेंड्स मैंने अभी एक वीडियो बनाई थी, उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो यहाँ से आगे के प्रश्न उस वीडियो में आपको कंप्लीटली मिलेंगे। अगर आपको देखने हैं मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये पाई चार्ट पर आधारित हमारे 5 प्रश्न हैं। मैंने सेम टू सेम यही प्रश्न उस वीडियो में रखे हैं जिसको बहुत डिटेल में मैंने हर प्रश्न को समझाया है। तो ये हमारे 5 प्रश्न इस पाई चार्ट पर आधारित है, क्योंकि यहाँ पर मैं अतिरिक्त समय नहीं वेस्ट करना चाहता हूँ। इसलिए इन सभी प्रश्नों को आप उस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। देखो फिर ये वाला हमारे पास निर्देश दिया है प्रश्न नंबर 86 से 90 तक। ये आपको एक सारणी दी गई है। इस सारणी के आधार पर 5 प्रश्नों का उत्तर देना है प्रश्न नंबर 86 से 90 तक। तो मैंने ये सारे प्रश्न अभी मैंने शाम के टाइम क्लास डाली थी एक, उसमें इन्हीं प्रश्नों को मैंने सॉल्व कराया था। पैट के लिए टॉप 20 प्रश्न जो कि डीआई पर आधारित है। देखो जैसे कि ये हमारे पास दूसरा चार्ट है प्रश्न नंबर 91 से 95 तक। इस चार्ट के आधार पर 5 प्रश्नों का उत्तर देना है प्रश्न नंबर 91 से 95 तक। और उसके बाद हमारे पास एक अंतिम चार्ट है जो कि बहुत मुख्य है, जिसमें 3 ग्राफ दिए गए हैं निर्यात, आयात और प्रोडक्शन के आधार पर। और वो 3 ग्राफ आपके सामने ये रहे, मतलब ग्राफ एक ही है और उस एक ही ग्राफ में हमें 3 तरह के जो फैक्ट हैं, जो डेटा है वो दिया गया है। जैसे कि एक्सपोर्ट मतलब निर्यात, आयात और प्रोडक्शन। तो इन तीनों को आधार मानकर हमें कुछ डेटा दिया गया है और इस डेटा के आधार पर कुछ 5 प्रश्न हमें दिए गए हैं प्रश्न नंबर 96 से प्रश्न नंबर 100 तक। इन प्रश्नों का हमें उत्तर देना है। तो फ्रेंड जैसे कि आप जानते हैं कि डीआई अर्थात डेटा इंटरप्रिटेशन पर आपके प्रश्न में, आपके क्वेश्चन पेपर में 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, 20 प्रश्न। तो इन 20 प्रश्नों को मैंने अलग से, मैं इसका लिंक ये जो मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 81 से क्वेश्चन नंबर 100 तक अभी मैंने आपको दिखाए हैं, इनकी मैंने एक वीडियो बनाई है बिल्कुल सेम टू सेम इन्हीं प्रश्नों की। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप उस इन आगे के प्रश्नों को उस वीडियो में देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हमारी तरफ से ये आपके लिए था अंतिम प्रहार, जिसका हमने नाम रखा अंतिम प्रहार। अंतिम हमारा ये टेस्ट था जो कि आपकी पैट परीक्षा है उसको टारगेट करके बनाया गया था। आशा करते हैं कि आपको हमारे इन टेस्ट से बहुत फायदा होगा और एडवांस में आपके लिए बेस्ट ऑफ लक। आपका जो पेपर है वो ठीक हो, आपका पेपर क्वालिफाई हो। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूं। और विदाई लेने से पहले एक बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ये हमारा चैनल है सतीश एकेडमी ऑनलाइन। ये हमारा चैनल देश की समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं के संदर्भ में है। हमारे इस चैनल पर देश की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है, जैसे कि जीएस, करंट अफेयर, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश ग्रामर और टेस्ट सीरीज भी हम समय समय पर कराते रहते हैं। तो अगर आप भी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सपने को साकार करें। तो फ्रेंड्स इन्हीं शब्दों के साथ मैं विदाई लेता हूं और एक बार फिर
आपको बेस्ट ऑफ लक बोलता हूँ एडवांस में। फिर मिलेंगे, आपका जो पेपर होगा उस पेपर को एनालाइज़ करेंगे। चलिए इसी के साथ-साथ बाय-बाय, टेक केयर।